जी हिंद हमारे प्यारे छोटे भाई और बहनों, आप सभी भाभी अध्यापकों का डीएलएड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एजुकेशन 24 में आप सभी का स्वागत है। सभी अपने प्यारे छोटे भाई और बहनों को इस वीडियो में डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर के विज्ञान का पेपर यानी कि साइंस का पेपर आप सभी का यहाँ पे समाप्त हो चुका है। आपके सामने यहाँ पे पूरा पेपर मैं यहाँ पे लिया हूँ, आप लोग को एक एक करके यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, द्वितीय सेमेस्टर 2025 एग्जाम और तृतीय प्रश्न पत्र यानी कि विज्ञान का पेपर है। आप लोग को एक एक क्वेश्चन यहाँ पे जो है सॉल्यूशन देने वाला हूं कि कौन से प्रश्न का क्या उत्तर होने वाला है। आपके 18 के 18 क्वेश्चन का आंसर यहां पे जो है आप लोग को बताने वाला हूं, जिससे कि आप जो है एक अनुमानित लगा सको कि आप सभी का जो है विज्ञान में कितने नंबर बनेंगे, जिससे कि आप पहले ही क्लियर हो जाओ कि आप पास हो गए कि फेल हो गए। आपके 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर कि 25 नंबर, आपके कितने साइंस में आपके नंबर बनेंगे। इससे आप एक कैलकुलेट कर पाओगे कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो आप लोग को यहां पे पहला क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी पे शुरू करते हैं, उसके बाद से लघुत्तरी, अतिलघुत्तरी ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। आपके 18 क्वेश्चन यहां पे कराऊंगा। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, कल ही शाम को मैं आप लोग को रात में ही बता दिया था कि इस बार का पेपर जो है साइंस का पेपर मॉडरेट रहने वाला है। जो लोग पढ़े होंगे उनके लिए बहुत ही ईजी है और जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनके लिए बहुत ही टफ ये पेपर उनको लगेगा। मैं आप लोग को पहले ही बता दे रहा हूं, इसके बारे में कल रात में ही मैंने आप लोग को बता दिया था। जैसा कि यहां पे सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न से शुरू करते हैं। यहां पे पहला प्रश्न यहां पे कह रहा है कि किस ग्रह को, ठीक है, किस ग्रह को पृथ्वी का बहन भी कहते हैं। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको पृथ्वी की बहन कहते हैं? तो यह जो है शुक्र है, क्योंकि शुक्र जो है पृथ्वी के समान ही है, इसीलिए पृथ्वी का बहन जो है शुक्र को कहते हैं। और बृहस्पति ऐसी ग्रह है जो सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। तो यहां पे आप सभी का पहले का आंसर राइट हो जाएगा, 3 शुक्र हो जाएगा, ठीक है। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्लास किस वर्ग का उत्तोलक है? तो यह जो है आपका द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है। प्लास आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है आपका यहां पे सेकंड सही हो जाएगा, द्वितीय वर्ग हो जाएगा। उसके बाद से आते हैं, स्कर्विक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्विक जो रोग होता है वह किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन आया है और यह जो है आप लोग को बता दूं, आप लोग को इतना हिंट दे दे रहा हूं कि यह खट्टे फलों में पाया जाता है, जिसके वजह से, और इसका काम क्या होता है, यह जो है ब्लड जो आप लोग को घाव लगता है ना, उसको घाव को सूखने में यह मदद करता है। तो आप लोग का आंसर भी बता दे रहा हूं, यह विटामिन सी की कमी के कारण होता है। जैसे सबसे ज्यादा विटामिन सी जो है आंवले के फल में पाया जाता है। आप लोग को इतना तक मैं बता दे रहा हूं। और यह जो है घाव को सूखने का काम करता है, सुखाने का काम करता है। घाव को अगर आप लोग को चोट वोट लग जाती है तो उसको सुखाने का काम करता है। और एक बात बता दे रहा हूं कि विटामिन सी जो है ये शरीर में ज्यादा देर तक स्टोरेज नहीं रहता, ये स्टोर नहीं रहता। जब इसकी जरूरत होती है तब इसको लिया जाता है, अन्यथा कंडीशन में यह मूत्र के रास्ते से ये बाहर भी हो जाता है, किडनी के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद से आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन निम्न में से कौन धातु है? इसमें धातु पहचान आती है, एकदम आसान क्वेश्चन था। ये आपका नाइट्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये हो गया, ये आपका Na जो है आपका जो है धातु है, ठीक है। बाकी ये ऑक्सीजन के स्रोत थे। तो उसके बाद से आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन जो है 1 जूल होता है। 1 जूल होता है, क्या होता है? 1 न्यूटन इंटू मीटर होता है। जूल का मात्रक आप सभी जानते हैं कि न्यूटन इंटू मीटर होता है, मगर यहाँ पे 1 लिख दिया तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर हो जाएगा। उससे आप लोग को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो आप सभी का राइट आंसर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर हो जाएगा और इसका Na हो जाएगा। और उसके बाद से आते हैं अपने अति लघुत्तरी प्रश्न पे। अति लघुत्तरी में क्या कह रहा है कि कास्टिक सोडा तथा खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र लिखिए। ये भी आप सभी के लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप इसको आसानी से जो है कर सकते थे, इसमें कुछ नहीं था। तो इसका कास्टिक सोडा का पहले आप लिखते। कास्टिक सोडा का जो आप लोग का फार्मूला होता है वह NaOH होता है। कास्टिक सोडा का फार्मूला जो होता है वह NaOH होता है, तो आप इसको लिख सकते थे। और खाने वाले सोडा को जो है बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसका फार्मूला जो होता है NaHCO3 होता है। तो आप इसको जो है 2 लाइन में लिख सकते थे। ये आपका जो है छठे का राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद से 7वें में आते हैं।
प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? ये आप सभी के लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। अगर इसको भी आप नहीं लिख पाए होंगे तो हमें नहीं लगता कि आप पास हो पाएंगे, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण आप प्राकृतिक में रहते हैं, आप सब कुछ देखते हैं। मतलब पेड़ पौधे के बारे में पूछ रहा है, पेड़ पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण कैसे करते हैं? तो पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेते हैं और ऑक्सीजन जो है छोड़ते हैं। यही आप लोग को नॉर्मल लिखना था, आप आसानी से इसको जो है लिख सकते थे। उसके बाद से यहाँ पे पूछ रहा है समस्थानिक तथा एवं संभारिक क्या होता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसको भी आप आसानी से लिख सकते थे। इसको बताने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, इसका पूरा पीडीएफ जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप लोग को शेयर कर दूंगा। और अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से जा करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर यूपी डीएलएड संबंधित या पीएनपी कार्यालय संबंधित कोई और इंफॉर्मेशन आती है या आप लोग को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है आपके रिजल्ट से संबंधित या आपके परीक्षा से संबंधित, तो वहां पे जाकर के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होकर के आप हमसे वहां पे डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं। अब यहां पे आते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पे कि समस्थानिक क्या होता है और संभारिक क्या होता है। तो सबसे पहले बता दूं, समस्थानिक आप आसानी से लिख सकते थे कि वे परमाणु क्रमांक जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है उन्हें समस्थानिक कहते हैं। और ठीक इसके उल्टा जो है संभारिक हो जाता है, जिसके परमाणु क्रमांक जो है भिन्न होते हैं और द्रव्यमान संख्या समान होती है, वही जो है संभारिक हो जाता है। तो बस इसका उल्टा ये हो जाता है, तो आप आसानी से इसको लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद से आते हैं 9वें क्वेश्चन पे, सरल मशीनें कितने प्रकार की होती हैं। इसको आप भी आसानी से लिख सकते थे, इसमें तो कुछ नहीं था, आप आसानी से इसका लिख सकते थे। सरल मशीनें क्या होती हैं? तो आप सभी जानते हैं सरल मशीनें, पेंच कोई किल मारते हैं वो भी आपका सरल मशीन हो जाता है, गोला हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें सरल मशीनें में आते हैं, जिससे आपका काम आसान हो जाता है, वही सरल मशीनें होती हैं। इसको आप आसानी से लिख सकते थे। उसके बाद से आते हैं आपने 10वें क्वेश्चन पे। 10वें क्वेश्चन में कह रहा है कि कशेरु प्रणाली के उत्सर्जी अंग के नाम लिखिए। इसको भी आप आसानी से लिख सकते थे। कशेरु प्रणाली जैसे किडनी हो जाता है, आप सभी का किडनी हो जाता है, फिर जो है आपका टेस्टिस हो जाता है, फिर आपका मूत्रवाहिनी हो जाता है जिससे मूत्र विसर्जन होता है। ये सब आप इसको लिख सकते थे, कोई इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। उसके बाद से आते हैं 11वें क्वेश्चन पे, किन्हीं 5 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही समझ लीजिए कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसको आप आसानी से लिख सकते थे, इसलिए लिख सकते थे कि इसके बारे में आप जो है बचपन से सुने आ रहे होंगे, देखे आ रहे होंगे। तो इसका आंसर बताने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर यूपी डीएलएड संबंधित आप लोग को किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, आपके रिजल्ट से संबंधित या आप सभी के परीक्षा से संबंधित, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ज्वाइन होकर के आप हमसे डायरेक्ट वहां पे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पे 5 प्राकृतिक आपदाओं के नाम आप लिख सकते थे। भूकंप आता है, एक आपदा अभी 3-4 दिन पहले जो है आप लोगों ने देखा म्यांमार में, थाईलैंड में भूकंप आया, कल जो है जापान में आया था। तो भूकंप हो जाता है, सुनामी हो जाता है, बाढ़ हो जाता है, सूखा हो जाता है, ज्वालामुखी हो जाता है। ये सब जो है क्या है, ये सब प्राकृतिक आपदाएं तो हैं, ये अपने आप आती हैं ना, प्राकृतिक तरफ से आती हैं। जब हम प्राकृतिक को नुकसान पहुंचाते हैं तभी आती हैं। तो इसको आप आसानी से लिख सकते थे। उसके बाद से आते हैं अपने अति लघुत्री पे। अति लघुत्री अब क्या कह रहा है, इसमें देख लेते हैं संतुलित आहार क्या होता है, हमें संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए। तो सबसे पहले जरूरी बात है, संतुलित आहार क्या होता है? ऐसा आहार जिससे खाने से हमारे शरीर को नुकसान ना हो, वही संतुलित आहार होता है। और संतुलित आहार इसलिए लेना चाहिए जिससे कि हमारा शरीर बैलेंस बना सके, यानी कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो है अच्छी बनी रहे। जो हमारे शरीर में जो है, आप देखेंगे कोरोना के टाइम कहते थे कि हमारा प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गया, इसलिए कोरोना अटैक कर दे रहा। तो इसलिए ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे कि हमारा शरीर मजबूत हो सके। इसको आप इसलिए आसानी से इसको लिख सकते थे। ऐसा आहार जिसमें पोषक तत्व अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं, उसी चीज़ को, ये नहीं कि मोमो जा खा ले, चाउमीन खा ले, बर्गर खा ले, तो इस समय संतुलित आहार में नहीं आता है। जैसे आप हरी सब्जी खाइए, ये सब संतुलित आहार में आता है। उसके बाद से 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में जो है क्या अंतर होता है, इसके बारे में भी आप आसानी से जो है लिख सकते थे। आप लिख सकते थे भौतिक परिवर्तन क्या होता है, पदार्थ, कोई ऐसा पदार्थ होता है
जिसको जो है किसी अन्य चेंज कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए पानी है, पानी को जो है हम बर्फ में जो है कन्वर्ट कर देते हैं फ्रिज के माध्यम से, तो वह क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो जाता है। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि भौतिक परिवर्तन में जो है पानी को जो हम बर्फ बना दिए तो ये नया पदार्थ हो गया, मगर रासायनिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे लोहे पे जो है जंग लग जाता है, यह क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इस तरह आप इसको लिख सकते थे। उसके बाद से आते हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन पे, आयन सिद्धांत के आधार पर अम्ल और क्षार को परिभाषित कीजिए। तो इसको भी आप आसानी से लिख सकते थे कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, या उदाहरण जानते थे कि H+ जो होता है आयन प्रदान करता है और OH जो है माइनस जो है आप सभी का जो है क्षार प्रदान करता है, इसको आसानी से लिख सकते थे। उसके बाद से आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे, आर्थिक महत्व के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा गया है। ये भी आप जो है बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन ऐसे होंगे जो गांव से बिलोंग करते होंगे, तो उनको अच्छी तरीके से पता होगा। नकदी फसल होता है, ठीक ना, खाद्यान्न फसल होता है, इसके बारे में जो है आप आसानी से इसको लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। उसके बाद से आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे, ऊर्जा संरक्षण का क्या नियम है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में भी आप आसानी से लिख सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। ऊर्जा के बारे में ऐसा आप लिख सकते थे कि ऊर्जा को जो है, जैसे देखिए जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट कोई चीज आए, आप उसको बना करके अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। ऊर्जा लिख सकते थे, ऊर्जा ऐसी चीज होती है जिसको जो है ना उसको उत्सर्जित किया जा, मतलब नया ना ही बनाया जा सकता है और ना ही जो है उसको नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा कभी नई नहीं बनती है और ना ही इसको नष्ट होती है, बस ऊर्जा को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे भौतिक ऊर्जा है तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा है तो उसको जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ऐसे इसको आप बना करके भी लिख सकते थे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद से आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे, मृदा प्रदूषण क्या है, इसके बारे में, इसका रोकथाम के बारे में भी लिखना था। तो इसको बताने से पहले बता दूं, आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है यूपी डीएलएड संबंधित या पीएनपी कार्यालय संबंधित या आप सभी के रिजल्ट से संबंधित या आप सभी के एग्जाम से संबंधित, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होकर के आप हमसे डायरेक्ट वहां पे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से जा करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग को बता दूं कि मृदा प्रदूषण क्या होता है और मृदा प्रदूषण के रोकथाम क्या है। तो आप आजकल देख रहे होंगे खेतों में जो है बहुत सारे केमिकल, यूरिया, पोटाश, फास्फोरस डाले जा रहे हैं, जिसके वजह से जो है मृदा यानी कि मिट्टी जो है खराब होती जा रही है, कम उपजाऊ हो रही है। तो यही मृदा प्रदूषण होता है और इसमें इसका रोकथाम यही है कि ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए। जो आजकल आप लोग सुन रहे हैं ऑर्गेनिक खेती, यानी कि जो है गोबर का खाद डालना चाहिए, राख डालना चाहिए, ये ऑर्गेनिक खेती के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो है यूरिया, पोटास, ये सब जो है केमिकल नहीं डालना चाहिए। इसके बारे में आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। आप बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन गाँव से बिलोंग करते होंगे, किसानी का भी काम करते होंगे, तो उनको इनके बारे में अच्छी तरीके से पता होगा। उसके बाद से आते हैं पादप कोशिकाओं का नामांकित चित्र बनाइए। इसमें भी आप आसानी से पादप कोशिकाओं के बारे में आप माइक्रोकांडिया का जो है ऐसे चित्र बना सकते थे, सेंट्रोसोम, फिर लाइकोसोम, ठीक है, न्यूट्रॉन, उसके बाद से आप जो है डीएनए, ऐसे ही आप जो है इसका चित्र आप सिर्फ गोला करके ऐसे ऐसे पार दिए होते तो भी जो है आपको जो है यहाँ पे एग्जामिनर 1 नंबर दे देता। अगर आप जानते होंगे केंद्रक क्या होता है, ठीक है, माइक्रोकांडिया में इसमें राइबोसोम क्या होता है, लैक्टोसोम क्या होता है, तो उसके बारे में आप लिख भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी मैंने यहाँ पे 18 के 18 क्वेश्चन करा दिए हैं। बाकी इस वीडियो को अपने हर एक भाई बहन के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि सभी को पता चल सकेगा कि क्या कौन से प्रश्न का कौन सा राइट उत्तर यहां पे होने वाला है। आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं उसमें अगर कहीं त्रुटि भी हो गई होगी तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और इस वीडियो को अपने हर एक भाई बहन के साथ और अपने कॉलेज ग्रुप में जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक कमेंट करके नहीं बताए होंगे कि आप सभी के कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहे हैं, तो नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपके इस पेपर में जो है कितने नंबर बन रहे हैं। बाकी चाहे आगे जो भी पेपर होगा उसका सॉल्यूशन लगातार करा रहा हूँ, आगे भी कराता रहूंगा। कोई भी अपडेट आती है पीएनपी कार्यालय से या यूपी डीएलएड संबंधित, सबसे पहले अपडेट हमारे ही द्वारा आप लोग को दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी पढ़ाई बेहतर से बेहतर तरीके से कीजिए और अपने हर एक पेपर को अच्छे से कीजिए। कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे बता सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और अपने आगे की पढ़ाई बेहतर से बेहतर तरीके से करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।